चलिए बेटे, आज हम शुरू करते हैं आपका टॉपिक वेक्टर। हमने अपने लास्ट सेक्शन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कवर कर दिया था। तो अब देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले इसमें आता है स्केलर्स। स्केलर्स क्या है? द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर्स। फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, एरिया एक्सेट्रा, and all they are represented by single letters such that A, B and C। ठीक है, तो स्केलर हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मान लो हमने किसी को टाइम बताना है तो हम सिंपली किसी को टाइम बता देते हैं कि 5 बजे या क्या कहते हैं 6 बजे। ठीक है, हमें किसी को एरिया बताना है किसी लैंड का, तो हम कह देते हैं कि इसका एरिया क्या कहते हैं 200 स्क्वायर मीटर है या 200 स्क्वायर किलोमीटर है या 2 एकड़ है। ठीक है, तो हमें उसके लिए हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। वॉल्यूम है तो हमने बता दिया 1 लीटर वॉल्यूम है या 50 गैलन वॉल्यूम है। तो इस तरह की जो क्वांटिटी है ये सब क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। फिर इसके बाद आती है बेटी वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या कहती है? द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। क्या कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो क्या कहलाती है? वेक्टर का कहलाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी, ये सब क्या है? हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। और इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर विद एन एरो ऑन देम सच दैट ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। देखो ए बी सी को भी मैंने एरो लगा दिया। तो ये हमारे पास क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझो आप इसको। हम यहां से आपके स्कूल में और आपके स्कूल से वापस आए, तो मान लो हमारे घर से आपका स्कूल जो है 10 किलोमीटर है। तो इसका मतलब हमने अपने घर से आपके स्कूल गए और आपके स्कूल से अपने घर वापस आ गए, तो हमने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 किलोमीटर जाने में, 10 किलोमीटर वापसी में, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की कि हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया 0। क्यों? हम जहां से चले थे वहीं पर वापस आ गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। लेकिन जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप इस एग्जांपल से बहुत बेहतर तरीके से स्केलर और वेक्टर को समझ सकते हैं। इसके बाद बेटे आता है आपके पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर का? अब वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या है? किसी भी वेक्टर को हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं। अब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या है? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो है। क्या? एक लाइन सेगमेंट है ए बी और इसके आगे हमने एक एरो मार्क कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा? ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया और इसी को हमने क्या कह दिया? वेक्टर कह दिया। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए, दैट इज वेक्टर ए बी, तो कि फ्रॉम ए टू बी है। और ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए, ये कहलाता है हमारा इनिशियल पॉइंट या टेल, और ये बी कहलाता है हमारा टर्मिनल पॉइंट या हेड। जिस तरफ एरो बना हुआ है वो हिस्सा एंड हेड कहलाता है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा। ठीक है, या हम उसको इनिशियल पॉइंट और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट। इसके बाद जो लेंथ ऑफ ए बी है या डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, वो क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। जहां पे मैग्नीट्यूड का ऐसे किया था, देखो यहां भी हमने इसकी बात रखा और यहां भी। तो ये एक्चुअली में मैग्नीट्यूड क्या है? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, लेंथ है। तो जैसे हमारे पास वेक्टर ए बी है, तो इस जो ए बी जो लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी? मैग्नीट्यूड कहलाएगी। ठीक है, तो ये बेटा बिल्कुल बेसिक है वेक्टर का। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। चलिए बेटे, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर।
अब टाइप्स ऑफ वेक्टर में सबसे पहले बेटे आता है आपके पास नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जिसे बोलते हैं। क्या होता है नल वेक्टर? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है और इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। इस जीरो का बनाया उसको वेक्टर का साइन लगा दिया। इस वेक्टर की बेटे कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इस वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि होती है कि डेफिनिट डायरेक्शन नहीं है इसकी, ये कहीं भी मूव कर सकता है। सेकंड यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी दैट इज वन यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है वो क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं बेटे ए कैप। ए कैप एक पर हमने कैप लगा दिया and is defined as a cap is equal vector a upon magnitude of vector a. Next, equal vectors. Equal vector क्या होता है बेटे? Two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. ठीक है, क्या है कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है वो क्या कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या है? द वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। देखो जैसे ओ, ये वेक्टर ए बी सी मैंने बनाए हैं, इन सबका इनिशियल पॉइंट देखो ओ है, तो ये हमारे वेक्टर क्या कहलाए? इनिशियल वेक्टर्स कहलाए, को इनिशियल वेक्टर्स कहलाए। फिर इसके बाद आता है बेटे कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं बेटे? टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल इफ दे आर पैरेलल टू सेम लाइन। कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर अगर किसी एक लाइन के पैरेलल है तो हम क्या कह देते हैं? इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, की डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बस वो डायरेक्शन इनकी सेम होनी चाहिए, ठीक है, वो पैरेलल होने चाहिए। सॉरी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। देखो जैसे हमने कहा, मान लो मैंने ये बनाया, अब देखो इनकी डायरेक्शन तो अलग है, मैग्नीट्यूड भी अलग है, लेकिन फिर भी हम इनको क्या कह रहे हैं? पैरेलल कह रहे हैं। ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर है। तो डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा हो सकता है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है, लेकिन वो एक लाइन के पैरेलल होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वो वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर्स है, या कोलिनियर भी बोलते हैं बेटा इनको। फिर इसके बाद बेटे हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर गिवन ऑफ अ गिवन वेक्टर ए इज अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है एज दैट ऑफ ए बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए। यानी कि मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर है ए, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? ये होगा, और किससे रिप्रेजेंट होगा? माइनस ए से। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि वेक्टर बी ए किसके इक्वल है? माइनस ए बी। कैसे? देखो तो मैं इसको ए बी कह दूं, इसको क्या कहूंगा? इसको भी ए बी कहूंगा, लेकिन तो पलट गया, ए बी और ये बी डायरेक्शन भी बदल गई, तो इसमें नेगेटिव ए बी आ गया। बी ए किसके इक्वल हो गया? नेगेटिव ए बी के। ये चीज है बेटा। तो ये टाइप है बेटा वेक्टर की। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। चलिए बेटे अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं हम। देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन देम, देन देयर आर थ्री केसेस अराइजिंग। द फर्स्ट वन इज इफ थीटा इज 0। अगर थीटा 0 है यानी कि दोनों वेक्टर या तो पैरेलल है या कोलिनियर है, तो उस केस में वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर थीटा की वैल्यू पाई है यानी कि दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से और 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड देयर इज ए कंडीशन दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
नेक्स्ट वी है केस थर्ड दैट इफ थीटा लाई बिटवीन 0 एंड पाई, यानी कि ना तो थीटा 0 है ना ही पाई है, बल्कि लाई करता है वो 0 बिटवीन 0 एंड पाई। अब क्या करेंगे हम ऐसे केस में, देखो दो तरह के हमारे पास केस बनते हैं। एक केस क्या होता है कि किसी वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पे कोइंसाइड करता है। देखो वेक्टर BC का टेल वेक्टर AB के हेड पर कोइंसाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में हम लगाते हैं बीटा ट्रायंगल लॉ। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, A को C से ज्वाइन करते हैं, तो AB प्लस BC किसके इक्वल हो जाता है, AC के इक्वल। ये मैंने यहां लिख दिया कि वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC इज इक्वल वेक्टर AC। लेकिन अगर हम बात करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये कब लगता है, जब दो वेक्टर के इनिशियल पॉइंट या टेल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो ये वेक्टर AB है और ये वेक्टर AD है, अब इन दोनों के टेल एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, देखो A पर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस जो ये फिगर है इसको हम पैरेललोग्राम बना देते हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, और जो इसका डायगोनल है AC उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो डायगोनल है वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। देखो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट AC है, यानी कि ये पोजीशन है। लेकिन पैरेललोग्राम के केस में दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उनके डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है। तो यानी कि AB प्लस AD इज इक्वल AC। ये आ गया। फिर इसके बाद बेटे यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूनिट वेक्टर A कैप इज इक्वल मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A। एक तो ये फॉर्मूला हमारे पास है ये यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने का। इसके बाद हमारे पास अगर हमें क्या कहते हैं, ये हमें डायरेक्शन गिवन है OX, OY, OZ, 3D प्लेन है हमारे पास। यहाँ पॉइंट A, B, C तीन पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए 1 0 0, क्योंकि x एक्सिस पर y और z 0 होते हैं, y एक्सिस पर z और x 0 होते हैं, z एक्सिस पर x और y 0 होते हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0 1। 0 0 1 क्यों है, क्योंकि O से A तक की लेंथ 1 है। ये 0 1 0 क्यों है, क्योंकि OB की लेंथ 1 है, ऐसे ही OC की लेंथ 1 है। अब देखो OA, OB, OC तीनों की लेंथ कितनी है, 1, यानी कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं। तो तीनों यूनिट वेक्टर हैं, तो जो x एक्सिस के अलोंग वेक्टर है उसको हमने I से रिप्रेजेंट कर दिया, y के अलोंग वेक्टर को हमने J से, और z के अलोंग जो भी वेक्टर है हमारे पास उसको हमने K से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग OA इज I कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग OB इज J कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग OC इज K कैप। तो ये बेटे इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं। अब इसके बाद बेटे क्या आता है हमारे पास, अब देखिए बेटे अब आता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट को कैसे निकालते हैं बेटे, हमारे पास एक प्लेन है x y z और यहां कोई पॉइंट है हमारे पास x y z, ये हमारा ओरिजिन है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O क्या बन जाएगा हमारे पास, xi प्लस yj प्लस z। ये पोजीशन वेक्टर हुआ, यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर OP इज इक्वल xi प्लस yj प्लस z। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है बेटे पोजीशन वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब इस बात को समझो बेटा,
कि दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहां आपके पास दो पॉइंट है P, x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है आपके पास Q, x2 y2 z2। ये दो पॉइंट है आपके पास, आपने इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। अब आपने इसका पोजीशन वेक्टर बताना है PQ का, तो आपने क्या किया, इसको पहले ओरिजिन से मिलाया, इसको भी ओरिजिन से मिला दिया। इतना काम कर लिया आपने। अब देखिए आपने इस PQ का पोजीशन वेक्टर बताना है। देखो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें ट्रायंगल लो लगा सकते हैं। हम आपको ट्रायंगल लो के बारे में बता के आए हैं। देखो वेक्टर OP का हेड वेक्टर PQ के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। वेक्टर OP का हेड वेक्टर PQ के टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इन ट्रायंगल OPQ क्या बन जाएगा, OP प्लस PQ किसके इक्वल हो जाएगा, OQ के। और आपने क्या निकालना है, वेक्टर PQ निकालना है, तो क्या बन गया OQ माइनस OP। तो देखो जब भी आप PQ निकालेंगे तो Q का पोजीशन वेक्टर पहले आएगा, P का पोजीशन वेक्टर बाद में आएगा। याद ये बात सीख लो, जब भी आप उसे वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो सेकंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले और फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में। अब निकालिए OQ। अब OQ ये है बेटा, अभी आप निकाल के आए यहां से OP, जैसे निकाला ऐसे ही निकलेगा। क्या बनेगा, x2i y2j z2k प्लस माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1k। तो देखो ये दो पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं, ये तरीका हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड का तो आपको पता चल ही गया है, अब क्या करना है आपने i j k के जो भी कोएफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम करना है, यानी कि यहाँ पर x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर। ये बेटे हमारा फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज वेक्टर A है मेरे पास a1i a2j a3k, और हमें क्या निकालना है, और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर B b1i b2j b3k। अच्छा इससे पहले एक चीज सीख लो, हम एक चीज और बतानी है आपको, हो नहीं हो गया, ठीक है कर दें। अब देखिए बेटे, अब इन दोनों वेक्टर का मान लो मुझे सम निकालना है, तो इन दोनों वेक्टर का सम निकालोगे तो i का कोफिशिएंट में ऐड होगा, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट में, और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट में ऐड होगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या बनता है, a1 प्लस b1i a2 प्लस b2j a3 प्लस b3। ये हो गया। ऐसे ही मान लो सबट्रैक्ट करना है तो a माइनस b, तो a1 माइनस b1 i a2 माइनस b2 j a3 माइनस b3। मान लो और आगे बढ़ते हैं हम। अब मान लो मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। अब वेक्टर a आपके पास क्या है, a1i a2j a3k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a। मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब मान लो आपको चाहिए क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन।
ऑफ वेक्टर ए। क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए क्या होते हैं? आपने ए कैप निकाला, ए कैप आपने निकाल लिया। देखो बेटे, इसको मान लो कोई वैल्यू दे दो, आपने कोई वैल्यू दे दी, इसको मान लो आपने दे दिया A1i, A2j, A3k, और आपने कोई इसको वैल्यू दे दी n सपोज। ठीक, तो अब ए कैप जो आपने निकाला, ए कैप क्या है आपका? A1 अपॉन n i, A2 अपॉन n j, A3 अपॉन n k, सबको अलग अलग करेंगे। तो अब अगर आप डीसीज निकालते हैं वेक्टर ए के, डीसीज ऑफ वेक्टर ए आर, देखो डीसीज किससे रिप्रेजेंट होते हैं? cos अल्फा। cos अल्फा का मतलब A1 अपॉन n, cos बीटा यानी A2 अपॉन n, cos गामा यानी A3 अपॉन n। अब आप कहेंगे सर ये अल्फा बीटा गामा क्या है? cos अल्फा cos बीटा कहां से आ गए? देखो बेटे, ये क्या चीज है? हमने ये फिगर बनाई और ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ओपी। अगर वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बनाता है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बनाता है और जेड एक्सिस से एंगल गामा बनाता है, ठीक है? तो ये अल्फा बीटा गामा क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन एंगल। और इनके कोसाइन क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, ठीक है? तो अब देखिए हमने इसको लिखा, इफ वेक्टर OP make angle alpha, beta and gamma with positive x, y and z axis respectively, then alpha, beta and gamma are called direction angle. And cosines of these angles are called direction cosine. ये है स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं बेटे इसका।